वाले हैं वो है जबान की तदरीस में कवायद का किरदार। अब आप लोग कहेंगे मैम ये है क्या आखिर चीज। जबान यानी कि भाषा, तदरीस यानी कि शिक्षण। भाषा जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो भाषा के शिक्षण में यानी कि भाषा की शिक्षा देते वक्त कवायद का क्या किरदार होता है, यानी कि जो भाषा का ग्रामर होता है, व्याकरण, कवायद, उसकी क्या भूमिका होती है भाषा शिक्षण में। यही आपको आज की इस क्लास में समझना है। ठीक, तो आप एज अ टीचर, मान लीजिए आप टीचर बन गए, सरकारी टीचर, आप सीटेट उर्दू में जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, चाहे सीटेट उर्दू का कोई भी सिलेबस पढ़िए, तो आप अपने आप को सरकारी टीचर समझते हुए और तब समझने की कोशिश कीजिएगा। आप समझिए, एज्यूम दैट यू आर गवर्नमेंट टीचर। आप गवर्नमेंट टीचर बन गए और आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हैं सरकारी स्कूल में। तो क्या होगा, कौन कौन सी समस्या आएंगी और किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। यही चीज सीटेट, यही एक ऐसा स्टेप है सीटेट, यहीं पर आप ट्रेंड होते हैं, यहीं पर आप समझते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उसके बाद से तो बीपीएससी निकालेंगे तो नौकरी तो आपका हो ही जाएगा। तो यहीं पर आपको ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा चरण, जहाँ पर आप आकर के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सही शिक्षण कैसे देनी है, ये आप सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टॉपिक का नाम जबान की तदरीस में कवायद का किरदार। जबान यानी कि भाषा, भाषा के शिक्षण में, लैंग्वेज टीचिंग में जो कवायद, चाहे वो किसी भी भाषा का कवायद क्यों ना हो, कवायद का मतलब क्या, ग्रामर। जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, उर्दू भाषा को सही तरीके से पढ़ने लिखने और सीखने के लिए उर्दू कवायद पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम लोग हिंदी भाषा के लिए हिंदी व्याकरण सीखते हैं। तो हर भाषा का अपना एक कवायद यानी कि व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। तो चाहे वो कोई भी भाषा हो, भाषा शिक्षण में कवायद की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कवायद का जो किरदार है, महत्व, भूमिका, सबसे पहली भूमिका बताई गई है कवायद की, कि कवायद जो है ना, उर्दू ग्रामर, अब यहाँ पर मेनली हम लोग उर्दू की बात करते हैं, दूसरे लैंग्वेज को हटाते हैं, उर्दू को लेकर के चलते हैं। तो ये जो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज को सही तरीके से हमें बोलना उर्दू कवायद ही सिखाता है। यानी कि उर्दू कवायद से हम किसी भी ज़बान को, चाहे वो उर्दू हो, अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू कवायद से सीखेंगे, हिंदी की बात करें तो हिंदी व्याकरण से सीखेंगे। यानी कि जो कवायद है ना, व्याकरण, वो जबान को सही तरीके से बोलना सिखाता है, शुद्ध रूप से जबान को सही तरीके से बोलना सिखाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पहला पहला ये आप कह सकते हैं पॉइंट है। ये चल क्यों नहीं रहा है, हाँ चलने लगा। तो कवायद की भूमिका सबसे पहली, कि ये हमें जबान को सही तरीके से बोलना सिखाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी भूमिका क्या हो सकती है, क्या आप बताइए, बता सकते हैं, सोचिए। दूसरी भूमिका ये होती है कि जबान में तब्दीली होने से ये रोकता है, जबान में तब्दीली ना हो जाए, तब्दीली तब्दीली ना हो जाए, इससे रोकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई, अभी हम लोग अलिफ को अलिफ पढ़ते हैं, जिम को जिम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आगे चल करके कोई जिम को अलिफ पढ़ने लगे, बे को पे पढ़ने लगे। तो जबान की तब्दीली, ग्रामर क्या है, नियम और कानून, यानी कि कायदा, कवायद जो है ना, कायदा का जमा है। कवायद का मतलब ढेर सारे नियम और कानून, यानी कि जबान के नियम सिद्धांत, उसी को कवायद कहते हैं। तो यही वो कानून है, नियम है, जो जबान में कोई तब्दीली ना आए, यानी कि परिवर्तन ना आए, बदलाव ना आए, उस पर रोक लगाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, आप सभी लोग बताते चलिएगा। तो ये हो गया दूसरा। और क्या हो सकता है, तीसरा कवायद का जो किरदार है यानी कि भूमिका, वो ये है, तीसरी भूमिका,
आप कहेंगे कि जो मुसन्निफ होते हैं यानी कि राइटर, वो किसके जरिए लिखा करते हैं, चाहे वो अफसाना लिखे, मजमून लिखे, खाका लिखे, कुछ भी लिखे। तो जो बड़े बड़े राइटर होते हैं उनको सहूलियत होती है उर्दू कवायद से ही। अब यहाँ पर सिंपली हम उर्दू की बात कर रहे हैं, तो उर्दू की बात करें तो उर्दू कवायद, जो उर्दू के जितने भी मुसन्निफ हैं वो लिखने के लिए, चाहे वो खाका लिखे, अफसाना लिखे, मजमून लिखे, या फिर कोई भी सिन्फ में अपनी तबा आजमाई करे, उसमें क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा कवायद, यानी कि कवायद का ध्यान रखना ज़रूरी है। मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है, उसके बाद से वाहिद जमा, ज़बर ज़ेर पेश से मानी बदल जाता है। तो ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है लिखने के दौरान। तो ये मुसन्निफ जो है ना, इससे इसको फ़ायदा होता है। तो जब जो बड़े बड़े राइटर होते हैं वो भी कवायद के ज़रिए ही इतने बड़े राइटर बने होते हैं, ठीक है। कवायद उनको पता होती है और इस तरीके से वो इतने बड़े राइटर बनते हैं। तो ये तीसरी भूमिका। और कुल मिलाकर बात करें तो आपसे पूछेगा जबान की तदरीस किसके बिना अधूरी है? तो कवायद। आप चाहे पेपर 1 के एस्पिरेंट हो या फिर पेपर 2 के, आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम तो पेपर 1 वाले हैं तो हमको ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप ही को है, क्योंकि आपका ग्रामर जब बढ़िया रहेगा तो आप बच्चों को, आप पीआरटी वाले हैं यानी कि पेपर 1 वाले, 1 to 5 के आप टीचर बनेंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि हमको तो ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि कवायद का किरदार हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन नहीं, आप भले ही पीआरटी यानी कि 1 to 5 के टीचर बनेंगे, लेकिन आपको कवायद का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी आप बोलेंगे कवायद, उर्दू कवायद आपको पता रहेगा, तभी आप सही तरीके से बोल पाएंगे। और बच्चा जब आपकी बातों को सुनेगा तो बिल्कुल हूबहू बहू इमिटेट भी करेगा, यानी कि उसको नकल करने, खुद बोलने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप खुद सही तरीके से बोलें। तो कवायद की नॉलेज, कवायद का जो ये इल्म है, तालीम, ये शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सही तरीके से बोलेंगे, आपका उर्दू कवायद बढ़िया रहेगा, तभी आप बच्चों को सही तरीके से बताएंगे, और जो कुछ भी बोलेंगे बच्चा वही सीखता है, ठीक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक। तो चाहे आप पेपर 1 वाले और पेपर 2 वालों के लिए तो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चाहे आप पेपर 1 वाले हैं या फिर पेपर 2 वाले हैं, आपको कवायद की नॉलेज होनी चाहिए। और किसके बिना ज़बान की तदरीस यानी कि भाषा शिक्षण अधूरा है? तो कवायद के बिना ही। याद रखिएगा, कवायद के बगैर, सॉरी, कवायद के बगैर ज़बान की तदरीस जो है ना, वो हो ही नहीं सकती है। बिना कवायद के, बिना कवायद के आप भाषा को सही तरीके से बच्चों को सिखा ही नहीं पाएंगे, और बिना कवायद के आप सही तरीके से बोल भी नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कवायद, यानी कि ग्रामर, व्याकरण। तो व्याकरण के बिना यानी कि कवायद के बिना ज़बान की तदरीस अधूरी है, यानी कि इस भाषा का शिक्षण अधूरा है। इसके बिना आप भाषा बच्चों को सिखा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लिखिए, कवायद। कवायद के बिना ज़बान की तदरीस अधूरी है, ये लिख लीजिए, ताकि ये चीज़ें याद रहेंगी, क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता पाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। ज़बान की तदरीस में कवायद के किरदार को लेकर माहिरीन लिसानियात और माहिरीन तालीम में इख्तिलाफ पाया जाता है। यानी कि भाषा शिक्षण को लेकर के, भाषा शिक्षण को लेकर के कवायद के किरदार को, कवायद के किरदार के बारे में माहिरीन लिसानियात और माहिरीन तालीम में इख्तिलाफ पाया जाता है। यानी कि जितने भी भाषाविद है और शिक्षाविद है बड़े बड़े, उनमें एक मत नहीं पाया जाता। यानी कि कुछ लोगों का राय, कुछ जो माहिरीन तालीम है यानी कि कुछ शिक्षाविद है और जो भाषाविद है, उनका कुछ और ही कहना है,
कुछ भाषाविद का कुछ और कहना है, यानी कि इनकी राय जो है ना मिलती नहीं है। कुछ जो भाषाविद है वो कहते हैं कि ये जो कवायद है, कवायद ये टॉपिक, इसको अलग सब्जेक्ट बना देना चाहिए, कवायद को अलग से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और कुछ माहिरीन लिसानियात यानी कि जो भाषाविद है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो कवायद है ना इसको अलग सब्जेक्ट मत बनाओ, नहीं तो अलग से इसे बच्चे को पढ़ना पड़ेगा और बोझिल लगेगा। इसे भाषा के साथ ही इस तरीके से पढ़ा दिया जाए कि बच्चे को पता ही ना चले कि हम कवायद पढ़ रहे हैं यानी कि ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि जबान की तदरीस में कवायद के किरदार को लेकर यानी कि व्याकरण की भूमिका को लेकर माहिरीन लिसानियात और माहिरीन तालीम में इख्तलाफ पाया जाता है, यानी कि उनकी राय नहीं मिलती है। ठीक है, इख्तलाफ पाया जाता है, कुछ माहिरीन तालीम कुछ कहते हैं और कुछ माहिरीन तालीम कुछ कहते हैं। लेकिन इन द लास्ट निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुंचा गया तो ये फैसला हुआ कि सही बात है, ग्रामर यानी कि ये जो कवायद है इसको अलग सब्जेक्ट मत बनाओ, इसको लैंग्वेज के साथ ही यानी कि जबान के साथ ही बच्चे को ऐसे पढ़ा दो कि बच्चे को लगे ही ना कि वो ग्रामर पढ़ रहा है, वो कवायद पढ़ रहा है। इस तरीके से आपको पढ़ा देना है, यानी कि खुद आप ग्रामर को ध्यान में रखते हुए अच्छे से बोलेंगे, सही तरीके से बोलेंगे। जब आपका कवायद मजबूत रहेगा, उर्दू कवायद मजबूत रहेगा, तो आप सही तरीके से उर्दू बोलेंगे। और जब सही और शुद्ध तरीके से आप उर्दू बोलेंगे तो बच्चा उसी तरीके से सुनेगा और उसी तरीके से सीखेगा। और साथ ही साथ आप जब भाषा उर्दू को पढ़ाएंगे तो उर्दू के कवायद को ही उसी में मिला करके आप पढ़ा देंगे, जिससे बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं यानी कि कवायद पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से बच्चा जो है ना कवायद सीख भी जाएगा। तो ये बात बताई गई है। आज डीएलएड का आंसर की आया जाएगा मैम जी, बहुत डर लग रहा है, अल्लाह हम सबको निकाल दे। बिल्कुल, आप सभी लोगों को चिंता नहीं करनी है, प्लीज डोंट पैनिक। आएगा आंसर की तो देखिए क्या होता है। संभावना दिखाई गई कि हाँ आंसर की आएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्लास पर फोकस करते हैं, बाकी बातें बाद में की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है आगे, मादरी जबान। बताइए मादरी जबान किसे कहते हैं? डू यू नो व्हाट इज मादरी जबान? आप बताइए मादरी जबान किसे कहते हैं। और हाँ, वीडियो को एक बार आप सभी लोग लाइक कीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो, और एक बार शेयर तो कर दीजिए। आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मादरी जुबान किसे कहते हैं? मातृभाषा को। और मातृभाषा किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलेंगे मदर टंग को। तो फिर मदर टंग किसे कहते हैं? तो मादरी जुबान को। तो कहते किसे हैं? देखिए, मादरी जुबान मातृभाषा, यानी कि जब बच्चा घर में पैदा होता है ना और उसके परिवार वाले जो जबान बोल रहे होते हैं वही जबान बच्चा इमिटेट करके यानी कि नकल करके सीख लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है। जो सबसे पहली जबान बच्चा सीखता है उसी को कहते हैं मादरी जबान। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार वाले भोजपुरी बोलते हैं और जब वो पैदा होता है तो भोजपुरी का माहौल रहता है और घर वाले को देख देख करके इमिटेट कर करके वो भोजपुरी सीख भी लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है, यानी कि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो सुन सुन करके सीख लेता है। तो वो क्या है? मादरी जुबान यानी कि मातृभाषा। तो मातृभाषा में, मादरी जुबान में कवायद की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कवायद की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो अपने परिवार वाले जो खानदान के लोग हैं उन्हीं को देख देख करके उनको बोलते हुए सुनता है और सुन करके इमिटेट करता है और नकल करके सीख जाता है, यानी कि उसमें कवायद की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम सानवी जबान यानी कि दूसरी जबान जब हम अपने मन से सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश अगर हम लोग सीखना चाहते हैं तो उस वक्त हमें कवायद की जरूरत पड़ेगी, कवायद हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में हमें कवायद चाहिए, ज़रूरी है और कवायद की आवश्यकता होती है। तो ये बात बताई गई है कि मादरी ज़बान
के लिए कवायद की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सानवी ज़ुबान जो होती है यानी कि दूसरी ज़ुबान, अगर दूसरी ज़ुबान मान लीजिए हम लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, तो बढ़िया तरीके से हिंदी सीखने के लिए, सही तरीके से बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें कवायद को जानना पड़ेगा, यानी कि व्याकरण को जानना पड़ेगा। उर्दू ही है तो उर्दू को सही तरीके से बोल। आपको क्या लगता है हम लोग जो उर्दू बोलते हैं क्या शुद्ध रूप से बोलते हैं? मैं भी जो खुद उर्दू बोलती हूँ, क्या ये शुद्ध उर्दू होता है? नहीं। मुफ्ती जो मौलाना, बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती होते हैं ना, वो लोग शुद्ध उर्दू बोलते हैं, एकदम खरा 24 कैरेट का। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं ना उर्दू, इसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मिक्स होता है। और मैं जानबूझ करके मिक्स करके बोलती हूँ, क्योंकि तीनों लैंग्वेज मिक्स रहता है और अच्छे से बातें समझ में आती है। ठीक है, तो किसी भी जबान को, जो दूसरी जबान है, उसको सही तरीके से बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए कवायद की जरूरत होती है, लेकिन मादरी जबान में कवायद की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब मान लीजिए आप उर्दू जबान सीखना चाहते हैं। अभी क्या है, उर्दू जबान क्या हम लोग कम्प्लीटली सीख थोड़ो ना गए हैं। अभी अगर जांच कर दिया जाए, टेस्ट ले लिया जाए, तो ग्रामर की बहुत ज़्यादा गलती होगी, बहुत ज़्यादा गलती। तो इस तरीके से उर्दू ज़बान को भी सीखने के लिए हमें कवायद को जानना ज़रूरी होगा। चाहे आप इंग्लिश सीखें, इंग्लिश भी सीखने के लिए आप कवायद जानेंगे, तो कवायद ज़रूरी है सानवी ज़बान के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है अगला पॉइंट, ध्यान से सुनते चलिए। कवायद की तदरीस के तरीके बताए गए हैं, यानी कि शिक्षण के तरीके। किस चीज़ के? कवायद के शिक्षण के तरीके, यानी कि व्याकरण बच्चों को, उर्दू व्याकरण जो है ना, उर्दू कवायद आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि शिक्षण, पढ़ाने के तरीके, टीचिंग के मेथड्स बताए गए हैं। और कितने मेथड्स हैं? तो 2, यानी कि शिक्षण के 2 तरीके, तदरीस के 2 तरीके, यानी कि पढ़ाने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला है इस्तिखराजी तरीका और दूसरा है इस्तिक़राई तरीका। इस बात को अब लिखिए फटाफट चैट सेक्शन में आप लोग। पहला तरीका क्या है? इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका को हम लोग हिंदी में निगमन विधि कहते हैं और इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इस्तिक़राई तरीका को हम लोग हिंदी में आगमन विधि कहते हैं और इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तदरीस यानी कि शिक्षण के कितने तरीके बताए गए हैं? 2, इस्तिखराजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका। इस्तिखराजी तरीका को निगमन विधि, नामी में निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन, नामालूम से मालूम की तरफ। इसमें क्या होता है, बच्चे को सबसे पहले, चाहे कोई भी नियम हो, कोई भी परिभाषा हो, उसको रटवाया जाता है। यानी कि सबसे पहले बच्चा याद करेगा, रटवाया जाता है। रट रट कर जब याद कर लेगा, तब उसका मतलब बताया जाता है। ये सबसे कदीम यानी कि पुराना और रिवायती तरीका है, इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत ही कदीम, कदीम का मतलब बहुत ही पुराना, और रिवायती तरीका है। रिवायती तरीका यानी कि पारंपरिक तरीका, और ये बहुत ही बच्चों के लिए बोझिल होता है। यानी कि बिना समझे बच्चा रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है, और नहीं याद भी होता है तो जो उस्ताद है वो पीटते हैं डंडे से लेकर। याद करके नहीं आया, सबसे पहले याद करवाया जाता है, और तब उसको मालूम की तरफ, यानी कि बच्चे को मालूम नहीं है कि हम क्या याद कर रहे हैं, क्या रट रहे हैं, वो नामालूम है। और तब जब रट लेता है, तब उसको मालूम की तरफ ले जाया जाता है, तब उसको बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एज एग्जाम्पल, आप बच्चों को मान लीजिए बोल रहे हैं, रटवा रहे हैं, परिभाषा रटवा रहे हैं, याद करो कि वैसे लफ्ज जो खुद तो किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बने होते हैं, लेकिन उससे ढेर सारे इस्म और फेल बन जाए। अब इसको बच्चा याद करेगा, रटेगा रटेगा रटेगा, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है। वैसे लफ्ज जो खुद तो किसी लफ्ज से न बने हो, लेकिन उससे ढेर सारे इस्म और फेल बन जाए, उसे मस्दर कहते हैं। याद करो बच्चों, और आपने परिभाषा लिखवा दिया है और उसे याद करवा रहे हैं, और बच्चा बिना समझे उसे याद कर रहा है, याद कर रहा है। और जब याद कर लिया, और तब आप उसका अर्थ बता रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पढ़ना है, तो पढ़ना किसी दूसरे लफ्ज से थोड़ा ना बना है, ये अकेला अपने आप में लफ्ज है। और पढ़ना से ढेर सारे इस्म और फेल बन जा रहे हैं। पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ती है,
तो इसे ही मस्दर कहा जाता है। यानी कि पढ़ना क्या है, मस्दर है। जिसके लास्ट में ना हो उसे मस्दर कहा जाता है। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, जागना, हंसना, खेलना। तब बच्चा को समझ में आएगा, अच्छा तब ये बात है, यानी कि इस परिभाषा का मतलब ये हुआ। तो ये बहुत ही इंतहाई बोझिल तरीका होता है, बच्चे उग जाते हैं इससे। ये बहुत ही पुराना, कदीम और रिवायती तरीका है, याद रखिएगा। और यह तरीका नामालूम से मालूम की तरफ जाता है, फ्रॉम अननोन टू नॉन। यानी कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, नामालूम से बच्चे को रटवाया जाता है और तब उसको मालूम की तरफ लेकर जाया जाता है। यानी कि उसूल, सिद्धांत, नियम पहले याद कराए जाते हैं और तब मिसाल दे करके समझाए जाते हैं, तब उसको बताया जाता है। यानी कि ये तरीका जो है, इस्तिखराजी तरीका, निगमन विधि, ये उसूल से मिसाल की तरफ जाता है। आपसे सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि वो कौन सा तरीका है जो नामालूम से मालूम की तरफ ले जाता है या फिर उसूल से मिसाल की तरफ लेकर के जाता है। हम रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि पहले रूल, सिद्धांत याद करा दिए जाते हैं और तब एग्जाम्पल की तरफ लेकर के जाया जाता है समझाने के लिए। वो कौन सा तरीका है, तो लिखिए इस्तिखराजी तरीका है। ठीक, तो इस्तिखराजी तरीका नामालूम से मालूम की तरफ, उसूल से मिसाल की तरफ लेकर के जाता है। और सबसे मॉडर्न और सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का इस्तिक्राई तरीका। इस्तिक्राई को हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। यानी कि बच्चे को सबसे पहले आगाह कराया जाता है, सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हेलो, चलिए अब आवाज आ रही है ना? ध्यान से सुनिए, मैंने आप सभी लोग के चैट सेक्शन पर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर जो इस्तिकराई तरीका है, ये साबका मालूमात के जरिए बच्चों को समझाता है। सबसे पहले साबका मालूमात का मतलब क्या, पहले से बच्चों को जो जानकारी मिली होती है, जो बच्चों को चीजें पहले से ही मालूम होती है, उस आधार पर, उस बेस पर, उस बिना पर बच्चों को पहले टॉपिक समझाया जाता है और तब उसे सिद्धांत और उसूल याद कराए जाते हैं, तब परिभाषा लिखाया जाता है। यानी कि सबसे पहले आप बच्चों को टॉपिक समझा रहे हैं कि देखो, ये जो पढ़ना शब्द है ना, ये पढ़ना अपने आप में एक लफ्ज है, ये दूसरे लफ्ज से नहीं बना है। लेकिन इस पढ़ना लफ्ज से ढेर सारे इस्म और फेल बन जाएंगे। जैसे कि पढ़ना से पढ़ने वाली, पढ़ने वाला, पढ़ती है, पढ़ रही है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, ये सब ढेर सारे इस्म और फेल बन जा रहे हैं। तो ये पढ़ना, इससे जब ढेर सारे इस्म और फेल बन जा रहे हैं तो इसी को कहते हैं क्या, इसी को मस्दर कहते हैं। लिखना, तो लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखेगी, लिख रही है, तो क्या कहेंगे, मस्दर कहेंगे। तो जिस शब्द के लास्ट में ना होता है उसे कहते हैं मस्दर। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, जाना, भागना, दौड़ना, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मस्दर। लेकिन ध्यान रहे, नाना के लास्ट में भी ना होता है, लेकिन नाना से आप क्या बनाएंगे, नहीं कुछ बन सकता है, नाना मस्दर नहीं है। तो इस तरीके से बच्चा सुनता है और समझता है और तब आप परिभाषा लिखवाते हैं। चलो अब परिभाषा लिखो, समझ गए ना? अब इसका डेफिनेशन लिखो कि वैसे लफ्ज जो खुद तो किसी दूसरे लफ्ज से ना बने हो लेकिन उससे ढेर सारे इस्म और फेल बन जाए तो उसे कहते हैं मस्दर। तो इस तरीके से बच्चों को सबसे पहले साबका मालूमात के जरिए बताया जाता है। यानी कि बच्चे को
जो पहली चीजें मालूम होती है, पहले से ही चीजें मालूम होती है, उसको, उसके आधार पर बच्चे को ना मालूम, जो चीजें मालूम नहीं होती है वो मालूम करवाया जाता है, यानी कि वो बताया जाता है, समझाया जाता है, और उसे मिसाल से उसूल की तरफ ले जाया जाता है, यानी कि मिसाल देकर, एग्जाम्पल देकर समझाएं और तब आप नियम सिद्धांत बताएं। ठीक है, तो फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ कौन सा तरीका लेकर के जाता है, तो इस्तिकराई तरीका। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे, इस्तिकराई तरीका। ठीक। बच्चे को अगर आप कह रहे हैं कि बच्चों, हम कभी कभी हम लोग बोलते हैं किताब विताब, रोटी वोटी, चाय वाय, तो क्या आप सभी सोचे हैं कि किताब का तो अर्थ होता है, मानी होता है, विताब का कोई मानी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग किताब विताब बोल देते हैं, कलम वलम बोल देते हैं, चाय वाय बोल देते हैं, रोटी वोटी बोल देते हैं। तो बच्चा सुनेगा हाँ, यस सर या फिर यस मैम, हम लोग तो बोलते हैं, किताब का तो मानी है लेकिन विताब का कोई मानी नहीं है। तो उसी वक्त आप बताएंगे, यानी कि ये बच्चा पहले से जान रहा है, पहले से चीजें मालूम है, और उससे जो पहले से चीजें मालूम है, उस आधार पर नामालूम की तरफ जो उसे चीजें मालूम नहीं है, उस उधर लेकर के जाएंगे। आप बताएंगे कि हाँ, तो किताब का मानी है तो इसे कहेंगे लफ्ज मौजू, क्योंकि इस लफ्ज का मानी है, और विताब का कोई मानी नहीं है तो विताब को कहेंगे लफ्ज मोहमल, क्योंकि इसका कोई मानी नहीं है, अ मीनिंगलेस वर्ड जिसका कोई मानी नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चा पहले से मिली जानकारी के मुताबिक रिलेट कर पाता है, और मालूम से नामालूम की तरफ आप लेकर के चले जाते हैं और बच्चे को सिखा देते हैं, समझा देते हैं। तो मिसाल से आप उसूल की तरफ लेकर के चले जाते हैं, मिसाल दे करके आप उसूल बता देते हैं, और इस तरीके से बच्चा आसानी से सीख जाता है। ठीक, तो ये सबसे आसान तरीका है, और बच्चे इसी के जरिए बहुत ही आसानी से टॉपिक को समझ जाते हैं और सीख जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? बताइए, ये दोनों शिक्षण यानी कि तदरीस के तरीके हैं, और ये आपसे पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्तिखराजी तरीका और इस्तिकराई तरीका। टॉपिक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को कवायद की तदरीस सियाक व सबाक के मुताबिक की जाती है। कभी भी ये सवाल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में पूछेगा, और हालांकि ये पूछा भी है कि बच्चों को कवायद की तदरीस किसके मुताबिक की जाती है, तो सियाक व सबाक के। सियाक व सबाक का मतलब होता है वही चीज, पहले से मिली जानकारी, साबका मालूमात, पहले से बच्चों को जो मालूम है उस आधार पर आप बच्चों को कवायद की तालीम दे रहे हैं, यानी कि ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो कभी भी बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, बताइए कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे को जो पहले से मालूम है उस आधार पर कवायद की तालीम देंगे। ठीक है, कवायद जब आप पढ़ाएंगे तो सियाक व सबाक के मुताबिक, यानी कि पहले से मिली मालूमात, सबका मालूमात, पहले से मिली जानकारी, मालूमात के मुताबिक आप पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा गया है, तलबा को कवायद के सबक अलग से ना दिए जाए। जब आप कवायद पढ़ाएंगे, देखिए यहीं पर आप, ये क्या है, आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि शिक्षक बनने के लायक हैं कि नहीं, इसके लिए टेस्ट है ये, यहीं पर पता चलता है, और यहीं पर आपको ये टेस्ट लिया जाता है कि आप शिक्षक बनने के लायक हैं कि नहीं, आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, यहीं पर। और यही एक स्टेप है जहां पर आप सही तरीके से बच्चों को शिक्षा देने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, तो तलबा को कवायद के सबक अलग से ना दिए जाए, कभी भी ग्रामर का जो होमवर्क है वो अलग से आप नहीं देंगे। उर्दू कवायद जो है ना, जब आप पढ़ाएंगे तो जिस तरीके से जबान पढ़ाते हैं पढ़ाइए, भाषा को पढ़ाइए, लेकिन कवायद जो व्याकरण का होमवर्क है वो अलग से मत दीजिए। जो आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं ना, उसी में जोड़ करके दीजिए, ताकि अलग से बच्चे को ना लगे कि अलग ये सब्जेक्ट है, या फिर अलग से आप नहीं पढ़ाएंगे कवायद। भाषा जो पढ़ा रहे हैं खुद कवायद का ध्यान रखते हुए आप बोलेंगे, तो बच्चा उस हिसाब से मुजक्कर मुअन्नस, कौन सा लफ्ज मुजक्कर है कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, सीखेगा ही। और साथ में जो कवायद का जो आप होमवर्क देंगे वो अलग से नहीं देंगे, जो आप भाषा सिखा रहे हैं उसी में जोड़ करके देंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पर कवायद की ज़बानी मश्क़ तहरीरी मशकों के मुकाबले ज़्यादा कराई जाए, यानी कि कवायद की ज़बानी मश्क़ें जो प्रैक्टिस करवाएंगे
ग्रामर की जो आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो जबानी मशकें तहरीरी मशकों के मुकाबले ज्यादा कराई जाए, यानी कि लिखवा कर नहीं, ज्यादा बुलवा करके आप करवाइए। क्योंकि बच्चा ज्यादा बोलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और इस तरीके से कवायद जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो कवायद को जब आप सिखा रहे हैं बच्चों को तो याद रखिएगा, लिखवाइए, ठीक है, लिखना भी ज़रूरी है। कवायद लिखेगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लिखते भी हैं तो माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं और लंबे समय तक फिट रहती है। तो लिखवाइए, ठीक है, लेकिन लिखवाने से ज़्यादा, तहरीर करवाने से ज़्यादा आप ज़बानी मशक़ें करवाइए, यानी कि बुलवा बुलवा कर प्रैक्टिस करवाइए। कवायद की जब आप तालीम दे रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा बुलवा बुलवा कर ज़बानी मशक़ें कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो इस तरीके से कवायद जल्दी सीखता है और शालीनता आती है, रवानी आती है। ज़बान जब वो बोलता है ना, भाषा, मान लीजिए उर्दू भाषा सिखा रहे हैं तो जितना ज़्यादा बुलवा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़बान में रवानी आएगी, एकदम साफ सुथरा जो है ना, वो जो कुछ भी बोलेगा तो ज़बान एकदम साफ सुथरी होगी, ज़बान में रवानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा ज़बान प्रैक्टिस करवाएंगे, लिखाएंगे भी लेकिन सबसे ज़्यादा ज़बानी मशक़ें। फिर है कवायद पढ़ने का, पढ़ने लिख दिया, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद आमोज़गारों के तरसीली सलाहियत में इजाफा करना है। कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद, मेन मकसद क्या है? मुख्य मेन मकसद है आमोज़गार, यानी कि जो सीखने वाला है उसकी तरसीली सलाहियत में इजाफा करना, यानी कि वो अपनी बात को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा सके। तरसीली सलाहियत यानी कि संप्रेषण जब वो करेगा, संप्रेषण की क्षमता, अपनी बात को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा सके। इसीलिए यही तो मकसद होता है कवायद को पढ़ाने का। आप कवायद क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को? ताकि वो सही तरीके से बोले, और जब सही तरीके से मुज़क्कर मुअन्नस सब कुछ हर एक चीज़ उसका सही हो जाएगा, उर्दू कवायद बढ़िया से जान जाएगा, पढ़ लेगा, तो उर्दू ज़बान को सही तरीके से वो बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसके ज़बान में रवानी होगी, वो शालीनता होगी, और सही तरीके से अपनी बातों को सही लहजे में एकदम ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो, पूरे रवानी के साथ तौल तौल कर वो बोलेगा। तो देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि कवायद की जो तालीम मिली होती है उसे, वो एकदम परफेक्ट मिली होती है। तो आप जो बच्चों को कवायद पढ़ा रहे हैं तो उसका बुनियादी मकसद क्या है कि आमोज़गार यानी कि जो सीखने वाला है उसकी तरसीली सलाहियत में इजाफा हो, यानी कि अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले के सामने रखे, एकदम परफेक्ट। कुछ भी वो बोल रहा है तो समझ में आए कि हाँ कवायद की नॉलेज है उसके पास, तौल तौल कर बोल रहा है, अपनी बात को एकदम परफेक्ट तरीके से सामने वालों को बता रहा है और अपनी बातों को रख रहा है। ठीक है, तो ये कवायद की तालीम लेने का बुनियादी मकसद है। ठीक है, तो बच्चों को आप सही तरीके से तालीम देंगे कवायद की, और इस तरीके से बच्चा अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति से इजहार कर पाएगा, पूरी रवानी होगी, शालीनता होगी, और जो रफ्तार होगा बोलने का वो भी नॉर्मल होगा, एकदम बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा फास्ट और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। तो इस तरीके से आप ज़बान की तदरीस में कवायद की किरदार यानी कि भूमिका को समझ गए। चीज़ें समझ में आई कि नहीं बताइए यहाँ तक? किसी भी तरह का कोई भी डाउट, दुख, दर्द, गिला शिकवा? फ्री क्लासेस है या कोर्स परचेज करना होगा? आप सभी को बता दिया जाए कि कभी भी हम लोग एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाते हैं। मैं तो जीवन भर, जिंदगी भर कभी एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाई हूँ और ना ही आगे पढ़ाने की संभावना है। आप सभी लोगों को बिल्कुल यूट्यूब पर ही स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे मैं पढ़ाते आ गई हूँ, और बिल्कुल यूट्यूब पर ही क्लासेस चलेंगी। तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, और कोई एप्लीकेशन पर बोल रहा है हमारा नाम लेकर के, समझिएगा वो हम नहीं है, क्योंकि अगर हम होंगे तो खुद हम आप लोगों से आकर के बोलेंगे। ठीक है, और वैसे तो आज तक हुआ नहीं है कि एप्लीकेशन पर आकर के पढ़ाया जाए आप लोगों को। हमेशा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यूट्यूब पर ही क्लासेस चली हैं, जितनी भी क्लासेस चली हैं। ठीक है।